में गोरखपुर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे संबोधित। इंटरनेशनल संस्थाओं से भी जब सर्वे कराया, 75% से अधिक पेड़ आज भी जीवित हैं। प्रदेश के अंदर वनाच्छादन को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रदेश को एक नई दिशा देने के लिए ही हम लोगों ने एक पेड़ मां के नाम में इस विस्तृत कार्य योजना को बनाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है। बहनों और भाइयों, इसी क्रम में एक तरफ हम धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें और दूसरी तरफ अन्नदाता किसानों की इनकम को ही बढ़ाने का काम। अन्नदाता किसान, 5 वर्ष तक जिस किसान ने अपने खेत के मेड़ पर कोई पेड़ लगाया है, 5 वर्ष तक उसको देखते हैं, उसका आंकलन होता है। पेड़ अगर क्रमिक रूप से आगे बढ़ रहा है, सुरक्षित है, 5 वर्ष के बाद रजिस्ट्रेशन के साथ ही उस पेड़ का उस परिवार को $5 प्रति पेड़ के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। याद करिए, एक किसान को अगर 500 रुपए एक पेड़ का मिल जाए लगातार 5 वर्ष तक मिले, तो ये तो जो यहां पे वन मंत्री जी कह रहे थे कि आम के आम और गुठली के भी दाम, वह पेड़ उसी का है, किसान का ही है। पेड़ को जब वो बेचेगा उसी का दाम उनको ही, किसान को ही मिलना है, लेकिन ये अतिरिक्त पैसा भी वन विभाग के सहयोग से उसे प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, ये सारी चीजें आज प्रदेश में युद्ध स्तर पर चल रही हैं। गत वर्ष हमने ऐसे 25,000 किसानों को लगभग 32 लाख से अधिक धनराशि वितरित की। इस बार 42 लाख से अधिक धनराशि उन अन्नदाता किसानों को वितरित होने जा रही है। आज के इस अवसर पर हम लोगों ने तय किया था कि प्रदेश के अंदर नदी पुनरुद्धार का जो कार्य हुआ है, वहां पर वृक्षारोपण होगा। एक्सप्रेसवे के अंदर, एक्सप्रेसवे और सर्विस लेन के बीच में जो लैंड है उसमें वृक्षारोपण करेंगे और अमृत सरोवर जहां बनाए गए हैं वहां पे वृक्षारोपण होगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रातः काल से जो उत्साह है, अयोध्या में भारी बारिश थी, तब भी हजारों लोग थे। वृक्षारोपण अभियान के साथ हर व्यक्ति जुड़ रहा था और आज उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं चिलवा ताल के इस HURL के केंद्र में के अंदर आया हूं। बहनों और भाइयों, इस ताल का भी हम रामगढ़ ताल की तरह पुनरुद्धार करवाने का काम करने जा रहे हैं। यह ताल भी अब रामगढ़ ताल की तरह होगा, क्योंकि रामगढ़ ताल में तो रवि किशन ने कब्जा कर लिया है। लेकिन यहां पर आप लोग परिवार के साथ आकर के घूम सकते हैं, पर्यटन का आनंद ले पाएंगे, अच्छा एक माहौल मिलेगा। और फिर एक तरफ HURL, एक तरफ ताल, यहां पे काफी ग्रीनरी रहेगी, काफी अच्छा स्पेस होगा, अच्छा पर्यावरण आपको मिलेगा। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी संस्थाओं को जो इस पवित्र अभियान के साथ जुड़ रहे हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मुझे विश्वास है अभी 2 घंटे बाकी हैं, 2 घंटे बाकी हैं। इन 2 घंटों में हर व्यक्ति धरती माता के प्रति और अपनी मां के प्रति अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाने का काम करेगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। तो वहीं हिंदी बनाम मराठी भाषा विवाद ने तूल पकड़ लिया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS ने मराठी स्वाभिमान मोर्चा निकालने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने इस पर रोक लगा दी है। इसके बाद कुछ कार्यकर्ताओं ने छोटे छोटे समूह में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मीरा रोड मुंबई के एक प्रमुख इलाके के तौर पर जाना जाता है, जहां सुबह से ही भाषाई विवाद के चलते माहौल गरमाया हुआ है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS ने मराठी स्वाभिमान मोर्चा निकालने की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य मराठी भाषा
मराठी अस्मिता को बढ़ावा देना बताया गया, लेकिन पुलिस ने इस आयोजन के लिए अनुमति नहीं दी, जिसके बाद विवाद ने नया रूप ले लिया। प्रदर्शनकारी छोटे छोटे समूह में इकट्ठा होकर जय महाराष्ट्र के नारे लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए और हिंदी भाषा के बढ़ते प्रभाव से मराठी समाज खतरे में है। इस मुद्दे को लेकर वे सख्त थे और प्रशासन से अपना समर्थन मांगा। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से मोर्चे को रोक दिया और स्थानीय प्रशासन ने भी चेतावनी जारी की कि बिना अनुमति प्रदर्शन गैर कानूनी होगा। इसके बावजूद कुछ कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और छोटे समूह में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया, मगर इससे तनाव कम नहीं हुआ। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। ये विवाद महाराष्ट्र में लंबे समय से चल रहे हिंदी मराठी भाषा टकराव की एक नई कड़ी साबित हो सकता है। एमएनएस ने कहा कि मराठी स्वाभिमान की रक्षा के लिए वे किसी भी हद तक जाएंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि कोई भी प्रदर्शन बिना अनुमति के नहीं हो सकता और कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सतर्कता बरती जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से हिंदी मराठी भाषा विवाद को उजागर किया है, जो महाराष्ट्र में लंबे समय से चला आ रहा है। भाषा के नाम पर टकराव ने कई बार हिंसक रूप भी ले लिया। ये मुद्दा केवल भाषा का नहीं, बल्कि राजनीतिक सत्ता, सांस्कृतिक पहचान और क्षेत्रीय अस्मिता का भी है। ऐसे में इस विवाद का कोई समाधान मिलना आसान नहीं दिख रहा। आगामी दिनों में प्रशासन और एमएनएस के बीच संवाद स्थापित करना जरूरी होगा ताकि स्थिति और बिगड़े नहीं। मुंबई की बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखना आज का सबसे बड़ा चैलेंज है। मीरा रोड का ये विवाद स्थानीय लोगों के बीच गहरी चिंता का विषय बन चुका है। कई मराठी परिवारों ने बताया कि उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति लगातार खतरा महसूस हो रहा है। इसी बीच हिंदी भाषी समुदाय ने भी अपनी पहचान और अधिकारों के संरक्षण की बात कही, जिससे विवाद और अधिक जटिल हो गया। महाराष्ट्र सरकार पर अब दबाव बढ़ रहा है और वो इस संवेदनशील मसले को संवेदनशीलता से संभाले और दोनों पक्षों को संतुष्ट करने का रास्ता निकाले। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता जोर देकर कहते हैं कि मराठी भाषा और संस्कृति की रक्षा उनकी प्राथमिकता है और वे इसके लिए हर कदम उठाएंगे। वहीं प्रशासन चाहता है कि शांति बनी रहे और कानून का उल्लंघन ना हो। दोनों के बीच सामंजस्य बैठाना आसान नहीं, लेकिन ये जरूरी है कि संवाद के जरिए ही इस विवाद को सुलझाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। इस पूरे विवाद का सामाजिक और राजनीतिक आयाम भी है। आगामी चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां भाषाई मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रही है, जो स्थिति को और जटिल बना देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि राजनीति से ऊपर उठकर सभी को मिलकर शहर की एकता और सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करनी होगी। पुलिस प्रशासन ने इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा तैनात कर दी है। साथ ही सभी संबंधित पक्षों से शांति बनाए रखने और कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की अपील की है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर गर्मागर्मी देखी जा रही है। कई लोग मराठी स्वाभिमान की बात करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, तो कई हिंदी भाषी भी अपनी बात रखने में पीछे नहीं है। ये ऑनलाइन बहस कभी कभी वास्तविक जीवन में भी टकराव का कारण बन जाती है। इसीलिए ये जरूरी है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संयम और समझदारी से बात हो। ये मामला केवल भाषा का नहीं, बल्कि मुंबई जैसे महानगर की बहुलता और सांस्कृतिक सह अस्तित्व का भी है। प्रशासन, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन सभी की जिम्मेदारी है कि वे इस विवाद को शांति और संवाद के जरिए सुलझाएं, ताकि मुंबई एक बार फिर से सभी के लिए एक सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण शहर साबित हो। इस तरह मुंबई के मीरा रोड से उठे इस भाषा विवाद ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि हमारी विविधता में एकता कैसे बनी रहे। भाषा से संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी पहचान और संस्कृति का अहम हिस्सा है। उम्मीद है कि प्रशासन, राजनीतिक दल और समाज मिलकर इस मामले को शांति और समझदारी से सुलझाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी।
कई हिस्सों में ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। दिल्ली से लेकर केरल तक बंद का व्यापक असर देखने को मिला, जहां बाजार, दफ्तर और परिवहन सेवा प्रभावित रही। मजदूरों की मांगों को लेकर ये बंद एक बार फिर केंद्र सरकार के लिए बड़ा संदेश है। इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश भर में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। दिल्ली से लेकर केरल तक कई राज्यों में ट्रेड यूनियनों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर व्यापक हड़ताल और प्रदर्शन किया। इस बंद का मकसद था मजदूरों के अधिकारों की रक्षा और सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना। दिल्ली के कई इलाकों में सार्वजनिक परिवहन ठप रहे, बाजार बंद दिखे और लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की और सरकार से अपनी मांगे मानने का आग्रह किया। पुलिस ने कड़े सुरक्षा प्रबंधन किए और कई जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत पूर्वी और सहमति ही देश के सामाजिक और आर्थिक स्थिरता के लिए जरूरी है। भारत बंद ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जब मजदूर और सरकार के बीच संवाद टूट जाता है तो सामाजिक तनाव और अस्थिरता बढ़ती है। इसलिए आवश्यक है कि दोनों पक्ष मिलकर साझा समाधान निकालें। इस आंदोलन के दौरान हुई असुविधाओं के बावजूद यह भारत बंद एक चेतावनी भी है कि विकास के हर चरण में इंसान की गरिमा और अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। भारत बंद का यह व्यापक असर यह संदेश देता है कि भारत की असली ताकत उसके मजदूर हैं। उनकी मांगों को अनसुना करना न केवल सामाजिक अन्याय होगा बल्कि देश के विकास को भी धीमा करेगा। आने वाले दिनों में सरकार और मजदूर संगठनों के बीच संवाद ही इस गतिरोध को खत्म कर सकता है। भारत बंद की ये गूंज हमें याद दिलाती है कि हमारे देश की सच्ची शक्ति उनके मजदूर हैं। उनके अधिकारों का सम्मान करना और उनकी मांगों को पूरा करना केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि देश की समृद्धि का आधार है। आने वाले समय में सरकार और मजदूर संगठनों के बीच बातचीत ही इस गतिरोध को दूर कर सकती है, क्योंकि जब तक हम साथ नहीं आएंगे तब तक सच्चा विकास हासिल नहीं किया जा सकता। भारत बंद ने यह साफ कर दिया है कि हमारे देश की असली ताकत वह मेहनतकश वर्ग है, जो न केवल अपनी मेहनत से देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है बल्कि समाज के हर क्षेत्र में बदलाव की नई उम्मीद भी जगाता है। मजदूरों की मांगों को नजरअंदाज करना केवल उनके लिए अन्याय नहीं बल्कि पूरे देश की प्रगति को बाधित करने जैसा होगा। इसलिए सरकार और मजदूर संगठनों के बीच सार्थक संवाद ही इस तनाव को खत्म कर सकता है। यह आंदोलन एक संदेश है कि समावेशी विकास के बिना कोई स्थायी प्रगति संभव नहीं है। जब तक हर नागरिक को समान अवसर, सुरक्षा और सम्मान नहीं मिलेगा तब तक हमारी यात्रा अधूरी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। कांवड़ यात्रा पर सियासी कांव-कांव तेज हो चुकी है। एक तरफ सीएम योगी का हेलीकॉप्टर से हवाई मुआयना, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर फुल प्रूफ प्लान, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का सरकार पर तीखा तंज। बोले पैर दबाने के लिए लगाइए अफसरों को। आखिर कांवड़ियों की सेवा है या प्रचार का मंच? और दुकानों पर नाम की अनिवार्यता हटी तो राजनीतिक क्यों गर्मा गई? ये रिपोर्ट देखिए।
सीएम योगी का एक्शन मोड हेलीकॉप्टर से निरीक्षण करते सीएम योगी। पुलिस फोर्स को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त हैं। साफ कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों की खैर नहीं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे पहले है। यही वजह है कि हेलीकॉप्टर से रूट का निरीक्षण किया और हर जिले को अलर्ट मिला। समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं, उनका पुराना इतिहास रहा है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखने को लेकर के है। हर स्थिति में हम कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे और कांवड़ यात्रा सुव्यवस्थित संपन्न हो। धर्म कर्म के लिए जो हमारे भाई जा रहे हैं उनको कोई दिक्कत न हो। वो जो व्रत है, व्रत के दौरान उनको खाने पीने की जो दुकानें हैं शुद्ध मिले, उनके मनपसंद भोजन मिले। हर क्रेता का ये अधिकार है कि वो जाने कि विक्रेता कौन है और किससे वो सामग्री खरीद रहा खाने योग्य। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासनिक आदेशों पर सियासत गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर तीखा हमला किया है। हमला करते हुए बोले हैं कि सरकार को कांवड़ यात्रियों के लिए भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान देना चाहिए, न कि दुकानों पर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने जैसे दिखावटी आदेशों पर। यही नहीं, अखिलेश यादव ने तो जैसे तंज की मशीन खोल दी है। कहा अगर सेवा ही करनी है तो डीएम को भोजन बांटने में और एसपी को सेवा में लगा दो। क्या भक्तों की सेवा सिर्फ प्रचार के लिए हो रही है? कांवड़ कॉरिडोर का क्या हुआ और मीडिया कर्मियों से क्या बोले अखिलेश यादव, आइए आपको सुनवाते हैं। कोई ऐसा कॉरिडोर बनाते जिसमें कांवड़ियों को आराम करने का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते। हम तो इनसे कहेंगे कि कमिश्नर डीएम एसपी को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और सीओ और एसडीएम को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए। तो शायद उससे बड़ा आराम मिलेगा उन्हें, क्योंकि अगर सीओ एसडीएम इस स्तर के अधिकारी उनकी सेवा करें, पैर दबाएं, तो उन्हें भी पुण्य मिलेगा और एक सेवा का भाव जो पैदा होता है वो भी पूरा होगा। यही है हमारी वैदिक परंपरा, यही हमारा आस्था है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी क्यूआर कोड तो बना ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी एक जियो जारी कर दें कि डीएम एसपी खाना स्वास्थ्य सेवाएं देखेंगे और सीओ और एसडीएम उनके पैर वैर दबा के सेवा करेंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश ने कटाक्ष भरे अंदाज में कहा कि अगर सरकार वाकई सेवा करना चाहती है तो डीएम एसपी को कांवड़ यात्रियों के लिए भोजन व्यवस्था में लगाना चाहिए और सीओ एसडीएम को उनके पैर दबाने के लिए नियुक्त कर देना चाहिए। यही हमारी वैदिक परंपरा है। लेकिन ये सवाल उठता है कि कांवड़ यात्रा पर सियासत आखिर क्यों छिड़ी है? असल में किसको किसकी पड़ी है? कांवड़ियों के पैर दबाने के लिए सीओ एसडीएम हो तैनात कि मायने आखिर है क्या? आखिर सेवा है या सियासी स्टंट? क्या अखिलेश यादव का तंज जायज है या ओवर रिएक्शन है? क्या वाकई योगी सरकार दिखावे में व्यस्त है या व्यवस्था में दुरुस्त है? क्या कांवड़ यात्रा को सियासी अखाड़ा बनाना ठीक है? ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने इस साल की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए विशेष तैयारियां कर ली है। हर साल लाखों श्रद्धालु कांवड़ लेकर बाबा भोलेनाथ के दरबार तक पहुंचते हैं। इसलिए इस बार सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बेहद सख्त कदम उठाए गए। इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हर साल सावन के महीने में लाखों कांवड़िए उत्तराखंड के विविध शिवालयों से लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक भारी श्रद्धा के साथ यात्रा करते हैं। इस बार दोनों राज्यों की सरकारों ने कांवड़ यात्रा को और भी ज्यादा सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था और योजनाएं लागू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए विभिन्न इलाकों में सख्त सुरक्षा कड़ी कर दी है। पुलिस और पीएससी बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। साथ ही कई जगहों पर मोबाइल हेल्प डेस्क, मेडिकल कैंप और राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर भी विशेष ध्यान रखा गया है। कई ट्रैफिक जाम वाले पॉइंट्स पर अतिरिक्त कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। उत्तराखंड सरकार ने भी यात्रियों की सुविधा के लिए नदियों के किनारे घाटों पर विशेष व्यवस्था की है।
हेलमेट पहनने और मास्क लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की भी विशेष व्यवस्था है। यात्रा के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए दोनों राज्यों ने विशेष मेडिकल टीमें और एम्बुलेंस सेवा को तैनात किया है। इसके अलावा कांवड़ यात्रियों को बेहतर जलपान और विश्राम के लिए अस्थायी कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि वे सुरक्षित और आरामदायक सफर कर सकें। सरकार की ये पहल कांवड़ यात्रियों के लिए न केवल सुविधा बढ़ाने वाली है, बल्कि ये यात्रा को और भी ज्यादा सुरक्षित और सकारात्मक अनुभव बनाने का प्रयास है। सुरक्षा के लिहाज से कड़े नियम भी लागू किए गए हैं, जिनमें कांवड़ यात्रा के दौरान शराब व नशीले पदार्थों पर पाबंदी, भारी वाहनों पर नियंत्रण और भीड़ नियंत्रण के लिए खास इंतजाम शामिल है। कांवड़ यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और भावना जुड़ी है, इसलिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार इस पावन आयोजन को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कांवड़ यात्रा भले ही आध्यात्मिक का प्रतीक हो, लेकिन इसे सुरक्षित और सुव्यवस्थित रखना भी बहुत जरूरी है। इस बार की तैयारियां ये सुनिश्चित करेगी कि हर श्रद्धालु अपनी यात्रा को बिना किसी परेशानी के पूरा कर सके। अब जब कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है, तो उत्तर प्रदेश के सड़कों, मंदिरों और घाटों पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। सरकार की ये कड़ी तैयारियां निश्चित रूप से कांवड़ यात्रियों के लिए सुखद और सुरक्षित अनुभव साबित होगी। कांवड़ यात्रा का ये पावन पर्व जहां आस्था और श्रद्धा की गंगा बहती है, वहीं सुरक्षा, सुविधा और समन्वय की भी गारंटी चाहिए। इस बार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों ने यही संकल्प लिया है कि हर श्रद्धालु की यात्रा खुशहाल, सुरक्षित और यादगार हो। इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने पहले ही कहीं अधिक गंभीरता और तैयारियां दिखाई है। सालों से चली आ रही इस परंपरा को आधुनिक सुरक्षा और सुव्यवस्था के साथ जोड़ा गया है, ताकि श्रद्धालु निश्चित होकर अपनी यात्रा कर सके। ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे हजारों की भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है, खासकर जब सफर नदियों के किनारे, संकरी गलियों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से गुजरता है। इसलिए पुलिस की भारी तैनाती के साथ ही ड्रोन निगरानी, सीसीटीवी कैमरों से सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि सांस्कृतिक मिलन का अवसर भी है। यहाँ हर उम्र, हर वर्ग के लोग मिलकर भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं। इस समर्पण को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए सरकारों ने हर संभव संसाधन लगाए हैं। कांवड़ यात्रा के पावन मौके पर जहां आस्था और श्रद्धा की लहर है, वहीं राजनीति का रंग भी इस बार खास तौर पर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए व्यापक तैयारी की घोषणा की है, लेकिन विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने भी कांवड़ियों के लिए एक बड़ा ऐलान कर माहौल गर्मा दिया है। राजनीति पलट पर इस मुद्दे ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। दोनों ही पक्ष कांवड़ यात्रा को लेकर जनता में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आम जनता और श्रद्धालुओं की नजर भी इस राजनीतिक टकराव पर है, लेकिन वे चाहते हैं कि यात्रा बिना किसी दिक्कत के संपन्न हो। अब सवाल उठता है कि क्या ये तैयारी इतनी कड़ी होगी कि यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन की कड़ी मेहनत, व्यापक योजना और जनता का सहयोग ही इसका जवाब है। कांवड़ यात्रा के इस महापर्व पर हम सब की यही उम्मीद है कि ये न केवल आस्था की शक्ति को दिखाए, बल्कि सुरक्षा और सहनशीलता की मिसाल भी कायम करे। वहीं इस कांवड़ यात्रा पर राजनीति ने एक नया रंग ले लिया है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये राजनीति बयानबाजी श्रद्धालुओं के अनुभव को प्रभावित करेगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। राजस्थान के चूरू में वायुसेना का एक जैगुआर प्लेन क्रैश हो गया। यह हादसा रतनगढ़ के भाड़ूदा बिदावतान गांव में हुआ, जहां मलबे से 2 शव बरामद हुए। माना जा रहा है कि ये शव पायलट के हैं। वायुसेना की टीम ने घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। साथ ही हादसे की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दे दी है। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंच गई, ताकि इलाके को सुरक्षित किया जा सके और आगे की जांच में मदद मिल सके। साथ ही फिलहाल पायलट की पहचान और विमान को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।
चूरू के रतनगढ़ तहसील के बॉर्डर गांव भाड़ूदा विदावनतान में प्लेन क्रैश होने के बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि सीकराली रोड पर चारनाम मोहल्ला के पास स्थित बीड़ में आसमान से एक जलता हुआ प्लेन गिरा। इसके करीब 200 फीट के दायरे में जगह जगह प्लेन के जलते हुए कई टुकड़े गिरे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्लेन में सवार लोगों के शव के टुकड़े भी आसपास बिखर गए। वहीं भाड़ूदा गांव की ही नहीं, आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल रिपोर्ट्स और खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।